हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। मैं आप सभी दोस्तों का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो कि पार्ट 1 रहेगा वीडियो का। सिलेबस अगर आप जेके एसएसबी का देख लो तो वहां पे मेंशन किया हुआ है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, जो कि बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक हो जाता है, इसलिए हमने इसको बाइफरकेट किया है यहाँ पे दो पार्ट्स में। तो पार्ट 1 में हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में क्रॉप्स इन इंडिया को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले सिलेबस भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये पंचायत सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू के एग्जाम के लिए भी काम आ सकता है आपको। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वन शॉट वीडियो रहने वाला है दोस्तों। सभी जेके एसएसबी और बाकी सारे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको ये हेल्प करेगा। दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ शुरू से लेके लास्ट तक। अगर आप पहली बार अवेकन ब्रेन्स पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ बेल के नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हमारे एंड से आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट फीडबैक में देना ना भूलिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे ये सिलेबस आप देख सकते हैं, पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे चैनल पे आप ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक करें, पंचायत सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम के रिलेटेड टॉपिक्स मैंने डाल दिए हैं। करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन भी हो चुका है। और आज हम थर्ड टॉपिक को ले रहे हैं, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। इसका आज पार्ट 1 वीडियो जो है ये है यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और पार्ट 2 में जो हम क्रॉप्स की बात करेंगे। तो फिलहाल आप बने रहिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया के टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, यहां पे हम आ चुके हैं अब इस टॉपिक पे, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया पार्ट 1, और यहां पे हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट को। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले समझने की बात है कि क्लाइमेट एंड वेदर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो क्लाइमेट इज अ टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस and variations over a larger area for a very long period of time of more than 30 years। तो किसी भी रीजन का, किसी भी एरिया का क्लाइमेट अगर हमने डिफाइन करना हो तो नियर अबाउट हमें 30 ईयर्स का पीरियड जो है वो लेना पड़ता है, कि उस जगह की कंडीशंस, वेदर कंडीशंस क्या है और वेरिएशंस कहाँ कहाँ पे कब कब हुई, और क्या प्रेजेंट टाइम में पूरे 30 साल का ऑन एन एवरेज यहाँ पे वेदर कंडीशन कैसी रहती है, फिर उस जगह के क्लाइमेट को डिक्लेयर किया जाता है। बट हाउ इज वेदर डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट। अब यहाँ पे सवाल है कि वेदर क्लाइमेट से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे वेदर के लिए कहा जा रहा है, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये कि वेदर जो है वो रियल टाइम एटमॉस्फेयर उस जगह का क्या है। सुबह बारिश अगर हुई, शाम को सनशाइन हो गया, तो वेदर यहाँ पे सुबह खराब था, शाम को साफ हो गया। मतलब सुबह क्लाउडी अगर था तो शाम को स्काई अगर क्लियर है, तो यहाँ पे सुबह बारिश का मौसम होने वाला था लेकिन शाम को मौसम साफ हो गया। तो वेदर जो है वो वहाँ पे एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उस जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है, वेदर उस स्टेट को डिफाइन करता है। वेदर कैन चेंज थ्रू आउट द डे। वेदर दिन में 10 बार ही चेंज हो सकता है। सुबह बारिश हुई 10 बजे, 11 बजे मौसम साफ हो गया, 2 बजे फिर से बारिश हो गई, शाम को फिर से साफ हो गया। तो वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, थ्रू आउट द डे भी चेंज हो सकता है। वेयर एज द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री इज द सेम फॉर मेनी ईयर्स। तो ओवरऑल जो क्लाइमेट है वहाँ पे गर्म है, सरद है, कैसा मौसम है, ये क्लाइमेट डिफाइन करता है। और वेदर जो है प्रेजेंट टाइम को डिफाइन करता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें, क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर उस जगह का क्या रहता है, उस पर्टिकुलर एरिया का, इसको क्लाइमेट कहते हैं। वेदर कैन चेंज फ्रॉम आवर टू आवर एंड डे टू डे, मंथ टू मंथ। ये मैंने कहा, अभी आपको कहा कि अगर सुबह 9 बजे बारिश लगी है, 10 बजे मौसम साफ हुआ, दिन को बारिश थी, रात को मौसम साफ हुआ, सोमवार को बारिश थी, मंगलवार को मौसम साफ हो गया, पिछले महीने बर्फबारी थी, इस महीने मौसम साफ हो गया, तो ये चीज़ वेदर कहलाती है।
फॉर ईयर टू ईयर भी इसमें आता है। पिछले साल बहुत बारिशें हुई थी, इस साल उतनी बारिशें नहीं हुई, पिछले साल बारिश ही नहीं हुई थी, इस साल बारिशें हो रही हैं। तो ये वेदर है। जबकि यहाँ पे रीजन्स वेदर पैटर्न यूजुअली ट्रैक्ड फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स आर कंसिडर्ड इट्स वेदर क्लाइमेट। तो उसी इलाके का 30 साल का पूरा वेदर का पैटर्न क्या रहता है, उस चीज़ को डिफाइन करता है क्लाइमेट। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, इस इमेज के ज़रिए भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, मैं यहाँ पे चलता हूँ सीधा कलर्स पे। जो ये ग्रीनिश कलर है आपको ट्रॉपिकल मॉनसून, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल सवाना एंड एरिड स्टिफी हॉट माउंटेन क्लाइमेट, हॉट एंड डेजर्ट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का इलाका ठंडा इलाका कहा जाता है। अगर जम्मू को हम छोड़ दें, कश्मीर का इलाका ठंडा है। यहाँ पे राजस्थान का इलाका डेजर्ट एरिया है, इसीलिए हॉट भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे करके, अगर आपको दिख रहा होगा तो ट्रॉपिकल सवाना ये एरिया है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को यहाँ पे इस मैप के ज़रिए जो है दिखाया गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, मैप पे आप देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले नज़र डालें जे को, तो जे माउंटेन क्लाइमेट में जो है वो जो फॉल करता है माउंटेन क्लाइमेट में। इसी तरह से अगर हम देखें हॉट डेजर्ट एरिड को, तो यहाँ पे राजस्थान आता है। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल को, तो ये ग्रीनिश कलर जहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल आता है। और इसी तरह से आप नीचे लाइट ग्रीन देख रहे हैं तो लाइट ग्रीन ट्रॉपिकल मॉनसून कहलाता है। ट्रॉपिकल सवाना वेट एंड ड्राई जो है ये वाला कलर डिफाइन करता है। इसी तरह से एरिड एंड स्टिफी हॉट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया को दिखाया गया है। तो इस तरह से ये क्लाइमेटिक रीजन्स को डिफाइन किया गया है। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं, इमेज के अंदर देख सकते हैं। और आसानी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉट एंड ड्राई को रेड कलर में बताया गया है। इसी तरह से वार्म एंड ह्यूमिड को इस कलर में बताया गया है। इसी तरह से यहाँ पे कंपोजिट में इस कलर को बताया गया है। टेम्परेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी जगह दिखाई गई है। और कोल्ड को जे और नॉर्थ ईस्ट के एरिया को दिखाया गया है। इसी तरह से यहाँ पे अगर ये हम क्लाइमेट की बात कर रहे थे, तो अब अगर वेदर की बात करें तो वेदर डे टू डे, आवर टू आवर, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर चेंज होता है। तो इस तरह से ये सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू वेदर को फोरकास्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। इसी तरह से और सैटेलाइट के ज़रिए देखा जाता है कि अब यहाँ पे वेदर कंडीशंस इस वक्त क्या हैं। ये मैंने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इमेजेस ली हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन करता है वेदर, और यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन करता है क्लाइमेटिक जोन्स या रीजन। अब यहाँ पे आपकी और आसानी के लिए मैं यहाँ पे वार्निंग जो है जो वेदर फोरकास्ट को देखते हुए की जाती हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे ग्रीन कलर होगा तो नो वार्निंग, यहाँ पे हैवी स्नो, हीट वेव, ग्राउंड फ्रोस्ट, वॉच, हेल स्टॉर्म, हॉट डे, फॉग। इसी तरह से अलर्ट, डस्ट स्टॉर्म, वार्म नाइट, हैवी रेन्स, वार्निंग। फिर इस तरह से रेड कलर से मेंशन की जाती है डस्ट, रेजिंग विंड्स एंड कोल्ड वेव्स, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, ग्राउंड फ्रोस्ट, स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स, कोल्ड। तो इस तरह से अलग अलग वार्निंग जो है ये वेदर को देखते हुए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इशू करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस मैप को भी मैंने आपकी आसानी के लिए दिखाने की कोशिश की है। अब हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। सिंपल सी भाषा में, इट इज द नॉर्मल वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। जो नॉर्मल वेदर कंडीशन उस एरिया की होती है, वहां पे उस एरिया में वो एरिया गर्म है या ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है या बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो वो उस रीजन के क्लाइमेट को दर्शाता है। जैसे हम लद्दाख को ले लें तो ठंडा है, जम्मू के इलाके को ले लें तो गर्म है। तो ये क्लाइमेट है, जम्मू का गर्म क्लाइमेट है, लद्दाख का ठंडा क्लाइमेट है, इसी तरह से कश्मीर का भी ठंडा क्लाइमेट है। लेकिन वेदर ये कहीं का भी कुछ भी हो सकता है। क्लाइमेट एट द सर्टेन टाइम, प्लेस एंड टाइम, हाउ मच विंड, वार्म, रेन, सनशाइन, फाइन वेदर एटसेट्रा देयर इज, एंड हाउ हॉट और कोल्ड इट इज कॉल्ड एज वेदर। कितनी ठंड है, कितनी गर्मी है, कब बारिश हुई, कब धूप हुई, कब बारिश पड़ी, कब सनशाइन हुआ, कब साफ जो वेदर है, कहाँ विंड्स चल रही है, ये सारा वेदर फोरकास्ट में आता है। और इन चीज़ों को वेदर कहते हैं। और वेदर कभी भी दिन में कितनी बार बदल सकता है, रात में, दिन में, इस तरह से वेदर बदलता जाता है। लेकिन कंडीशन जो क्लाइमेट की होती है वो सेम रहती है 30 सालों तक कम से कम। अब यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। This type of climate is found in South and Southeast Asia
एंड हाउ एवर देयर आर वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन इन द कंट्री इटसेल्फ। सबसे पहले क्लाइमेट ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब किया जाता है मॉनसून टाइप क्लाइमेट, और ये इस टाइप का क्लाइमेट जो है ये साउथ के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमें मिलता है। मतलब वर्ल्ड का जो साउदर्न एरिया है वो मॉनसून टाइप या क्लाइमेट इसका मॉनसून टाइप का रहता है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी इसी तरह का हमें क्लाइमेट दिखता है। और वेरिएशंस आती हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस में कंट्री के अंदर भी, क्योंकि रीजन टू रीजन वेरी करता है क्लाइमेट। कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो लीस्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस वहाँ पे दिखता है बिटवीन टेम्परेचर ऑफ नाइट एंड डे। इन द इंटीरियर रीजन में यहाँ पे डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट इज ह्यूज। तो कोस्टल एरिया में टेम्परेचर सेम रहता है। इंटीरियर में अगर आप चले जाएं मिडिल इंडिया में तो रात और दिन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। दिन में काफ़ी गर्मी होती है, रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक और आपको इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लाइमेटिक जोन की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंटेन, सब ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ट्रॉपिकल वेट, सेमी एरिड, एरिड, इस तरह के जो है रीजन्स, क्लाइमेटिक रीजन्स जोन्स को दिखाया जाता है। अब राजस्थान पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे एरिड बताया गया है, सेमी एरिड इसके आउटर स्पेस में बताया गया है। इसी तरह से ट्रॉपिकल वेट जो है ग्रीन एरिया को बताया गया है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इस एरिया को। इसी तरह से यहाँ पे माउंटेन एरिया जो है वो जम्मू कश्मीर को और नॉर्थ ईस्ट एरिया को बताया गया है। इसी तरह से यहाँ पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एरिया इस ब्लूइश कलर को दिखाया गया है। तो ये सारी इमेजेस आपको काफ़ी हेल्प करेंगी यहाँ पे क्लाइमेटिक जोन्स को समझने की, और आपको इस इमेज से काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ क्लियर भी होंगे। और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एरिया आ रहा है। तो इस तरह से ये इमेजेस आपको और ज़्यादा मदद करती हैं। मैं इसीलिए अपने टॉपिक में कोशिश करता हूँ कि आपको मैप के ज़रिए बताया जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं, जस्ट एज क्लाइमेट इटसेल्फ इनकम्पासेस मैनी एलिमेंट्स इंक्लूडिंग टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड विंड कंडीशंस, द क्लाइमेट सिस्टम इंक्लूड्स 5 बेसिक कंपोनेंट्स। जो क्लाइमेट सिस्टम है उसमें 5 बेसिक कंपोनेंट्स काम करते हैं। क्या क्या? यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, क्रायोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है और बायोस्फेयर है। इन सभी कंपोनेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। दीज इसेंशियल कंपोनेंट्स आर नॉट पैसिव एंड दे डू नॉट वर्क अलोन। यहाँ पे इनको एक दूसरे के साथ मिल के ये कंपोनेंट सारे काम करते हैं, इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है। रादर अर्थ climate is governed by an intricate and dynamic interaction among these 5 components। तो इन 5 कंपोनेंट्स की जो आपस की इंटरेक्शन की वजह से, डायनेमिक इंटरेक्शन की वजह से क्लाइमेट में काफ़ी, अर्थ के क्लाइमेट में काफ़ी बदलाव आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, ये सारे के सारे कंपोनेंट। तो सबसे पहला कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो इसेंशियल है क्योंकि एक एयर है जो एनवेलप का काम करती है अर्थ सरफेस के लिए। मेजरिंग इन वॉल्यूम, द ड्राई एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन 78.8% नाइट्रोजन, 20.95% of oxygen, 0.93% of argon and 0.038% carbon dioxide. Although no concrete boundary defines the atmosphere, it does not extract any visible effects on climate after about 75 miles above the earth's surface. Of all the 5 components of climate, atmosphere को कहा जाता है मोस्ट डायनेमिक और चेंजेबल। फॉर इंस्टांस ये कह रहे हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एयर क्रिएट्स विंड करंट दैट कैरीज वाटर वेपर्स एंड मूव हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अर्थ टू अनदर पार्ट। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का क्लियर कट कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है। ये मिक्स गैसेस से बनाया हुआ एक एनवेलप है जो पूरे के पूरे अर्थ सरफेस को कवर करता है या पूरी अर्थ को कवर करता है। तो इस तरह से पहला कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है हाइड्रोस्फेयर। ये फ्रेश और साल्ट वाटर ऑफ अर्थ जो है इंक्लूडिंग लेक्स, रिवर्स, सबटेरेनियन वाटर, ओशन, ये हाइड्रोस्फीयर बनाता है। मतलब जो पानी है, हवा को तो हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, अब पानी के जितने भी इलाके हैं, जो भी एरिया पानी का, उस सब को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ओशन अकाउंट्स अबाउट 70%, ये आपको पता होगा, प्लैनेट के सरफेस पे, अर्थ के प्लैनेट के सरफेस पे 70% जो है वाटर ने कवर किया ओशन की मदद से। The water of hydrosphere store and transport energy, break down minerals, store carbon dioxide, and especially in case of ocean retains a massive amount of heat. तो यहाँ पे ओशंस में मैसिव अमाउंट ऑफ हीट्स को रिटेन करता है। एज दिस हीट हेल्प्स प्रिवेंट ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंजेस। ओशन सर्व्स एज द प्लैनेट्स क्लाइमेट रेगुलेटर। तो यहाँ पे कितनी बड़ी बात है कि ओशन जो है
अर्थ ये प्लैनेट का एक क्लाइमेट रेगुलेटरी बॉडी भी कह सकते हैं कि ये इतनी सारी गर्मी को ऑब्जर्व करता है जो डायरेक्ट सनलाइट ओशन पे पड़ती है। दूसरा यहाँ पे अब दूसरा क्लियर हो गया। अब तीसरा कंपोनेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर वो सारा एरिया है जो आइस है ऑन द अर्थ सरफेस, जहां जहां पे भी बर्फ जमी हुई है उसको क्रायोस्फीयर कहते हैं। दिस इंक्लूड्स आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, फर्माफ्रोस्ट, सी आइस, स्नो कवर्स। ये जितनी भी आइस पूरी दुनिया के अंदर है, अंटार्कटिका के अंदर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल के अंदर, बड़े बड़े पहाड़ों पे, माउंट एवरेस्ट पे, इन एडिशन टू स्टोरिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर, इसके अंदर पानी तो होता ही है। द आइस ऑफ द क्रायोस्फीयर रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन भी रिफ्लेक्ट करती है बैक इनटू द स्पेस। परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली द क्रायोस्फीयर कंट्रीब्यूट्स टू डीप ओशन वाटर सर्कुलेशन एज लार्ज आइस वॉल्यूम जो एक्यूमुलेट होता है और फिर मेल्ट होता है, और ये प्रोसेस कॉज करता है वेरिएशन इन सी लेवल। बर्फ जितनी ज़्यादा पिघलेगी सी लेवल उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। और इससे आपको पता भी होगा कि जो भी कोस्टल एरियाज हैं, जो भी सी के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं जब सी लेवल इंक्रीज होता है। और उन आइलैंड्स में स्पेशली जैसे मालदीव्स जैसी कंट्री को कहा जाता है कि ये नियर टू वो है डेंजर है। जब भी आइस पिघलेगी पोलर रीजन से, वो समुद्र के अंदर जाएगी, ओशन के अंदर जाएगी, तो ओशन का लेवल इंक्रीज होगा। तो क्रायोस्फीयर भी क्लाइमेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर जो है ये अर्थ का सॉलिड लैंड का पार्ट जो भी है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। एज एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द प्लेनेट यही है। और लिथोस्फीयर इंक्लूड करता है सॉइल्स को, प्लेन्स को, माउंटेन्स को, एनी थिंग जियोलॉजिकली कनेक्टेड टू दैम। In comparison to the other four components, lithosphere extracts relatively little influence on the climate. लिथोस्फीयर का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता क्लाइमेट पे जितना कि क्रायोस्फीयर का होता है, हाइड्रोस्फीयर का होता है, एटमॉस्फेयर का होता है। Although composition of land and the soil affects how radiation from the sun is either observed or reflected back into the atmosphere. Additionally, यहाँ पे अगर हम बात करें texture of the lithosphere affect the impact of the wind as it travels over the earth surface. फिर सरफेस का टेक्सचर जो है ऑफ अर्थ फॉर इंस्टांस क्रिएट रेन, शेडो, डेजर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं क्लाइमेट को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करती हैं। जबकि इन्होंने ये कहा कि जो ऊपर के 3 कंपोनेंट हमने डिस्कस किए उनके मुकाबले में लिथोस्फीयर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट क्लाइमेट पे नहीं करता, बल्कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और क्रायोस्फीयर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब लास्ट वाला कंपोनेंट है बायोस्फीयर। ऑफ ऑल द लिविंग प्लांट्स एनिमल्स ऑन द अर्थ कंपोजेज द बायोस्फीयर। ये तो आपको पता है कि जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं, पौधे हैं, एनिमल, जानवर हैं अर्थ पे, उन सभी को हम कहते हैं बायोस्फीयर। Including marine and terrestrial organisms, living creatures extract a huge influence on the uptake and release of greenhouse gases. अब Earth's plants store significant amount of carbon dioxide, making them key players in the carbon cycle. The biosphere also affects the planet climate through surface albedo, a reflection of the light. यहाँ पे लार्ज स्केल का टेक्सचर जो प्लांट ग्रोथ का होता है इन द बायोस्फीयर इन्फ्लुएंस करता है प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसफर को फ्रॉम लैंड टू द एटमॉस्फेयर, जस्ट एज इट इन्फ्लुएंसेस द ट्रैवल ऑफ विंड। अब यहाँ पे लार्ज फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं टू द क्रिएशन ऑफ देयर ओन लोकल क्लाइमेट्स। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातें समझने वाली ये हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो आपको पता है एयर से रिलेटेड है, हाइड्रोस्फेयर तो यहाँ पे आपको पता है कि सारा का सारा वाटर से रिलेटेड है, क्रायोस्फेयर तो आपको अर्थ से रिलेटेड है सारा का सारा, लिथोस्फेयर तो लैंड से, सॉलिड लैंड से रिलेटेड है, और बायोस्फेयर के अंदर प्लांट एंड एनिमल्स आते हैं। तो यहाँ पे मोटी तौर पे बात समझने की ये है कि ये पांचों कंपोनेंट क्लाइमेट को बनाने में काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे अब हम आपकी आसानी के लिए एक और इमेज दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट यहाँ पे इमेजेस दिखाई गई हैं। ये पांचों कंपोनेंट की इमेजेस दिखाई गई हैं और आपस में इंटरमिक्स्ड भी हैं, इंटरमिंगल्ड भी हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। और आसानी के लिए आपको मैं बता दूं, ये जो अर्थ बताई गई है इसमें लिथोस्फीयर भी है, बायोस्फीयर भी है, क्रायोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है और हाइड्रोस्फीयर भी है। और आसान हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे इस इमेज को भी आप नज़र डाल सकते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पूरी धरती की, और साथ में सूरज और बाकी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर दिखाया गया, ओशन है।
और यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर लेक्स एंड रिवर है। इसी तरह से बायोस्फीयर में एनिमल है, प्लांट्स हैं, ग्रीनरी जितनी भी है। क्रायोस्फीयर में आप देख सकते हैं बर्फीले पहाड़ हैं। इसी तरह से लिथोस्फीयर देख सकते हैं तो लैंड का एरिया दिखाया गया है। तो यहाँ पे वॉल्केनिक गैसेस भी हैं, रेन भी है, विंड भी है, सोलर रेडिएशन भी है, कार्बन साइकिल भी है, एरोजोल्स भी हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस भी है। तो इसी तरह से यहाँ पे सारी फैक्टर्स दिखाए गए हैं एक क्लाइमेट को बनाने में कौन कौन सी चीज़ें मदद करती हैं। और आसान करने के लिए कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ में आपको समझने की कोशिश करवा रहा हूँ कि क्रायोस्फीयर मैंने आपको पहले भी बोला, आइस कैप्स जो हैं वो है, और जियोस्फीयर में लैंड है, हाइड्रोस्फीयर में ओशन, लेक, रिवर्स हैं, बायोस्फीयर में इकोसिस्टम है, और इसी तरह से एटमॉस्फेयर में एयर है। तो आई होप ये पांचों के पांचों कंपोनेंट्स आपको समझने में आसानी हुई होगी, और ये पांचों कंपोनेंट्स क्लाइमेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो फोरकास्ट जो क्लाइमेट का ड्यूरेशन 30 साल का होता है, ये मैंने आपको बता दिया पहले भी। और वेदर का जो है ये रियल टाइम होता है, सुबह शाम दिन दोपहर, कल परसों आज के, इस तरह से फोरकास्ट वेदर का रहता है। क्लाइमेटिक कंट्रोल क्या है? क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में सबसे पहले क्लाइमेटिक कंट्रोल्स आर द फैक्टर दैट कंट्रोल्स द वेरिएशन इन टेम्परेचर इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देयर आर 6 मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। यहाँ पे कितने क्लाइमेटिक कंट्रोल्स है? 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं। सबसे पहला क्या है? लैटिट्यूड। एज द अर्थ इज राउंड, सनलाइट जो है वो डज नॉट रीच एवरीवेयर। ये तो आपको पता है, जमीन गोल होने की वजह से सनलाइट हर जगह नहीं पहुंच सकती। आप प्रैक्टिकली भी एक बॉल को टॉर्च लगा दें और आप देखें, द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल की तरफ जैसे हम जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है। फिर एल्टीट्यूड भी है, एज वी मूव फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ टू द हायर एल्टीट्यूड्स द टेम्परेचर डिक्रीजेज। अब जब हम प्लेन इलाकों में होते हैं, जैसे हम गर्म इलाकों में होते हैं और ऊपर पहाड़ों की तरफ चलना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होता है। तो ये भी क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं। फिर प्रेशर एंड द विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड आल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो प्रेशर उस जगह का, विंड का सिस्टम क्या है, उसके लैटिट्यूड और आल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, और ये भी इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर को। फिर इसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम द सी से वो एरिया कितना दूर है। कोस्टल रीजन है तो कूलर होगा एज कंपेयर टू द इंटीरियर रीजन, तो इंटीरियर रीजन गर्म होंगे। समुद्र के इलाके पास में जो है वहाँ पे विंड्स चलती रहती तो वो ठंडा होता है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम समुद्र से दूर होते जाते हैं, इट इन्फ्लुएंसेस डिक्रीजेज द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो आप समुद्र के किनारे से जैसे जैसे अंदर की तरफ आते जाओ तो आपको गर्मी फील होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी है। नेक्स्ट है ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट्स फ्लोइंग ओवर अ रीजन विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एरिया, वेयर एज द वार्म करंट विल इंक्रीज द टेम्परेचर। तो यहां से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। रिलीफ फीचर्स। Relief features are the barriers that block current from entering the country. High mountain acts as a barrier for cold or hot wind. तो यहाँ पे हाई माउंटेन्स जो है ठंडी हवाओं से भी हमें बचाती हैं और गर्म हवाओं से भी बचाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। लैटिट्यूड है, आल्टीट्यूड है, एंड प्रेशर एंड विंड्स है। यहाँ पे अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, तो एज वी नो दैट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच सेपरेट्स द ट्रॉपिकल एरिया एंड सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द अर्थ पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमें सेपरेट करती है, एक लाइन है। देयरफॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी क्लाइमेट है यहाँ पे लैटिट्यूड पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो अल्टीट्यूड पे इंडिया हैज़ अ वेरी टॉल माउंटेन्स जिनकी हाइट 6000 मीटर्स तक है। हिमालय प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। इसी तरह से इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट इंडिया हैज़ अ माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में ज़्यादा ठंड होती है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे हिमालय के पहाड़ जो हैं उन कोल्ड विंड्स को जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह से प्रेशर एंड विंड की बात की जाए तो इंडिया हैज़ अ यूनिक विंड एंड प्रेशर कंडीशंस। ड्यूरिंग विंटर द नॉर्दर्न एरिया नियर द हिमालयज हैज़ हाई प्रेशर, देयरफॉर विंड फ्रॉम दिस रीजन ब्लो टू द साउथ वेयर द प्रेशर इज लो। तो यहाँ पे भी आपको ये पता चल गया कि विंड और प्रेशर भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट के अंदर वेरिएशन लाने में हेल्प करता है। समर की अगर हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट में तो लो प्रेशर होता है, देयरफॉर देयर इज अ रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, और विंड फ्रॉम द साउथ ब्लोज टुवर्ड द नॉर्थ। साउथ से
नॉर्थ की तरफ जब ये विंड्स आती हैं, दीज विंड्स ग्रेटली इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इंडिया का मॉनसून जो है, यहां पे आप देख सकते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिपेंड्स ग्रेटली ऑन मॉनसून विंड। मॉनसून यूजुअली हैपन्स ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। यू प्रोबेबली नो दैट द लैंड हीट्स फास्टर देन वाटर। जमीन जो है वो ज्यादा गर्म, जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए दिस चेंज इन द हीटिंग लीड्स टू द डिफरेंस इन प्रेशर, और यही हीटिंग की वजह से प्रेशर में डिफरेंसेस आते हैं विच इन टर्न लीड्स टू करंट, और फिर वो करंट में बदल जाते हैं। दस चेंजेस इन द प्रेशर, जब चेंज प्रेशर में होता है, कंडीशन में होता है, प्रेशर कंडीशन में होता है, तो ये इफेक्ट करता है मॉनसून्स पे। नॉर्मली अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है इन ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में, तो लो प्रेशर होगा ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में। यहां पे हम देखें, बट एज ईयर्स हैव गॉन बाय देयर हैज बीन अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन, देयरफॉर ईस्टर्न पैसिफिक में लोअर प्रेशर होता है। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज साउदर्न ऑस्किलेशन और एसओ। अब यहाँ पे सीजन्स की अगर हम बात करें तो सीजन्स में आप देख लें, क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। द वेदर कंडीशन चेंजेस ग्रेटली फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। दिस चेंज इन द टेम्परेचर आर एक्सट्रीम इन इंटीरियर रीजन। कोस्टल रीजन्स डू नॉट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कोस्टल में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। अब यहाँ पे कोल्ड वेदर एंड सीजन्स, विंटर में बात करें तो द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर से शुरू होता है फरवरी के महीने तक। दिसंबर और जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। अब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है साउथ टू नॉर्थ। एवरेज टेम्परेचर जो है साउथ इन द विंटर होता है 24 से 25 डिग्री, वेयर इन वाइल इन द नॉर्थ इट इज बिटवीन 10 से 15 डिग्री चला जाता है। तो यहाँ पे नॉर्थ में जो है वो सर्दियाँ अच्छी खासी पड़ती हैं एज कंपेयर टू द साउथ। फिर हॉट वेदर सीजन पे अगर हम नज़र डालें, द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया इज इन मार्च से मई का महीना, जो यहाँ पे अभी चल ही रहा है। इन मई टेम्परेचर जो है वो जाता है 45 डिग्री तक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समर सीजन देयर आर प्री मॉनसून शावर्स कम ऑन इन द केरला एंड कर्नाटका। दे आर ऑफन रेफर्ड एज मैंगो शावर्स भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में आया भी है, बिकॉज दे हेल्प इन अर्ली रिपनिंग ऑफ मैंगोज इन द स्टेट। और इन मॉनसून के शावर से जो है एप्पल की मैंगोज की जो वो है प्रोडक्शन है, उसको कहीं ना कहीं ये पकने में मदद करता है, इसलिए इसको मैंगो शावर भी कहते हैं। नेक्स्ट है एडवांसिंग मॉनसून रेनी सीजन। जून में ये शुरू होता है। ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न विंड ब्रिंग abundant moisture to the country. यहाँ पे windward side of the western Ghat receives heavy rainfall more than 250 सेंटीमीटर. The monsoon is also known as uncertainties. While it causes heavy flood in one part, it may be responsible for drought in another part. तो इससे एक इलाके में फ्लड शुरू हो जाते हैं, दूसरे इलाके में ड्रॉट्स आ जाते हैं. It is also irregular in arrival and retreat. और इसका आना और जाना जो है ये निश्चित टाइम पे नहीं होता, अपनी कभी इरेगुलर रहता है, अपने टाइम पे नहीं आता, कभी जल्दी कभी लेट आता है, तो इसलिए काफ़ी सारा नुकसान भी होता है. अब यहाँ पे रिट्रीटिंग मॉनसून ट्रांजिशनल सीजन में ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर द मॉनसून बिकम वीकर. अक्टूबर से नवंबर के महीनों में मॉनसून कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब बारिशें कम आने लग जाती हैं. सन मूव्स टुवर्ड्स द साउथ. बाय द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर मॉनसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन जिस इलाके में हम रह रहे हैं, ये ऊपर का पार्ट जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह, इन नॉर्दर्न पार्ट से मॉनसून काफ़ी निकल चुका होता है या चला जाता है, विड्रॉ कर लेता है. देयर इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर्स की तरफ हम बढ़ जाते हैं. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की अगर हम बात करें, सम पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है. हाउएवर इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर इन राजस्थान, जो डेजर्ट का एरिया है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, जिसको 60 सेंटीमीटर ही बताया जा रहा है. एंड एडजॉइनिंग ऑफ पार्ट ऑफ गुजरात में भी ऐसा ही कुछ होता है, हरियाणा में और पंजाब में भी काफ़ी कम बारिशें होती हैं. रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल. Owing to this nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. तो इसलिए बारिशों में भी बदलाव आने के कारण जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल है, उसमें भी काफ़ी सारी वेरिएशंस आती हैं. तो दोस्तों यही था हमारा टॉपिक, जो शॉर्ट करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ मैप्स, आपको बताने की कोशिश की क्लाइमेट इन इंडिया.
तो क्लाइमेट इन इंडिया यहाँ पे कंक्लूड हो चुका है। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। शॉर्ट मैंने करने की कोशिश की, आपका टाइम भी बचाने की कोशिश की। तो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए अवेकन ब्रेन्स पे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। यहाँ पे इस चैनल के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लें, बेल के नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हमारे एंड से आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।